10 नवंबर 2025, एक तारीख जो दिल्ली के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक सदमे की तरह आई। शाम का वक्त था, लाल किले के पास, और अचानक एक जोरदार धमाका। सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ एक कार ब्लास्ट नहीं था, इसके पीछे कई सवाल थे, कई परतें थीं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनके आधार पर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि उस दिन हुआ क्या था, जांच कहां तक पहुंची और कौन सी वो कड़ियां हैं जो अब भी जुड़ नहीं पाई हैं। धमाके के ठीक बाद जो पहली खबरें आईं वो दिल दहला देने वाली थीं। बताया गया कि 8 से 13 लोगों की जान चली गई। अब देखिए, ऐसे मौकों पर शुरुआती घंटों में आंकड़े बदलते रहते हैं, लेकिन इस रेंज से ही समझ आ रहा था कि हादसा कितना कितना बड़ा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, 20 से भी ज्यादा लोग घायल बताए गए। सोचिए जरा उस मंजर को, चारों तरफ अफरा तफरी, एम्बुलेंस के सायरन और घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश। तो अगर हम सारी शुरुआती जानकारी को एक जगह रखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। शाम के लगभग 7 बज रहे थे, जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास, और एक Hyundai i20 कार जिसमें एक जबरदस्त धमाका हुआ। ये वो बेसिक फैक्ट्स हैं जिन पर लगभग सभी शुरुआती रिपोर्ट्स में सहमति थी। ठीक है, तो इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि धमाके के वक्त असल में हुआ क्या था। फिर बात करेंगे कि प्रशासन ने फौरन क्या एक्शन लिया। इसके बाद उन संदिग्धों पर नजर डालेंगे जिनके नाम सामने आए। हम ये भी देखेंगे कि सबूत क्या कहते हैं और कौन से सवाल अभी भी बाकी हैं। और आखिरी में इस पूरी घटना का हम सब पर क्या असर हुआ, इस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। उस शाम की कहानी, आखिर हुआ क्या था? जो लोग वहां मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उनके मुताबिक धमाका कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत शक्तिशाली था। इतना पावरफुल कि आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियां भी आग के गोले में तब्दील हो गईं। और फिर जैसा कि होता है, पल भर में ही चीख पुकार और भगदड़, पूरा इलाका दहल गया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक पेच आ गया। देखिए, शुरुआती रिपोर्ट्स में 2 अलग अलग बातें सामने आ रही थीं। एक रिपोर्ट कह रही थी कि कार वहां कई घंटों से पार्क की हुई थी। वहीं दूसरी रिपोर्ट का कहना था कि नहीं, कार चल रही थी, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और तभी धमाका हो गया। अब ये सुनने में भले ही छोटा सा फर्क लगे, पर जांच के नजरिए से ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल था। तो इस शुरुआती कंफ्यूजन के बीच जाहिर है प्रशासन को तुरंत हरकत में आना था। तो उन्होंने क्या कदम उठाए, चलिए देखते हैं कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ी। मामला कितना संगीन था, इसका अंदाजा इसी बात से लग गया कि केस UAPA के तहत दर्ज हुआ। UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये भारत का सबसे सख्त एंटी टेरर कानून है, और इसमें भी सेक्शन 16 और 18 लगाए गए, जिनका सीधा सीधा मतलब होता है आतंकवादी गतिविधि करना और उसकी साजिश रचना। तो मतलब साफ था, एजेंसियां इसे एक आतंकी हमले की तरह ही देख रही थीं। इसके बाद तो एक्शन कई लेवल पर एक साथ शुरू हुआ। जांच की कमान सौंपी गई देश की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी NIA को। पूरे देश में, खासकर बड़े शहरों में, सुरक्षा एकदम टाइट कर दी गई। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और हां, मानवीय पहलू को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। अब हम जांच के उस हिस्से में चल रहे हैं जहां से ये केस और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। धीरे धीरे मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ संदिग्धों और कुछ संगठनों के नाम सामने आने लगे। और हां, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, हम जो भी नाम या जानकारी यहां दे रहे हैं वो सब मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। ये सिर्फ आरोप हैं। कानून की नज़र में जब तक कोई अदालत में दोषी साबित नहीं हो जाता, हर कोई बेकसूर है। तो जांच की पहली बड़ी कड़ी जुड़ती है उत्तर प्रदेश से। यहां से एजेंसियों ने डॉक्टर शाहीन सैयद को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स में जो आरोप लगे हैं उनके मुताबिक वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक महिला विंग के लिए एक तरह से नेटवर्किंग का काम कर रही थी। दूसरा बड़ा नाम सामने आया जम्मू कश्मीर से, डॉक्टर मोहम्मद उमर। ये फिलहाल फरार हैं, मतलब पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इनका कनेक्शन एक फरीदाबाद मॉड्यूल से बताया जा रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल मतलब फरीदाबाद में एक्टिव एक छोटा आतंकी गुट। और फिर इसी फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच में एक और नाम सामने आया, मोज़म्मिल गनाई। इन्हें एक मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गनाई पर आरोप है कि उसने इस पूरी साजिश के लिए किराए के कमरों में विस्फोटक छुपाने में, मतलब उसे स्टोर करने में मदद की थी।
तो अब आप देख रहे हैं कैसे ये जाल फैला हुआ है। कड़ियां दिल्ली से यूपी, फिर फरीदाबाद और वहां से जम्मू कश्मीर तक जुड़ रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये जो फरीदाबाद मॉड्यूल है, यही इस पूरी साजिश का सेंटर पॉइंट है, जिसे तोड़ने की कोशिश में एजेंसियां लगी हुई हैं। अच्छा, तो इतनी सारी जानकारी सामने आ गई है। चलिए 1 मिनट रुककर ये समझते हैं कि इस केस में अब तक क्या-क्या बातें हैं जो कंफर्म हो चुकी हैं और कौन से वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अब भी तलाशे जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ वो चीजें हैं जो पुख्ता हैं, कंफर्म्ड हैं, जैसे धमाका कहाँ हुआ, कब हुआ, एनआईए जांच कर रही है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, ये सब पक्की बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं वो सवाल जो अभी भी हवा में हैं, जैसे इस हमले के पीछे असल में कौन सा ग्रुप है, उनका असली मकसद क्या था, और सबसे जरूरी, जब फाइनल चार्जशीट बनेगी तो उसमें क्या निकल कर आएगा। ये वो हिस्से हैं जहां अभी भी जांच चल रही है। एजेंसियां इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कई अलग अलग एंगल पर काम कर रही हैं। एक फॉरेंसिक थियरी ये है कि हो सकता है ये आईईडी कहीं और ले जाया जा रहा था, किसी बड़े टारगेट के लिए, लेकिन रास्ते में ही समय से पहले फट गया। इसके अलावा डिजिटल दुनिया में भी सबूतों की तलाश जारी है। फोन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, पैसे कहां से आए, कहां गए, ये सब खंगाला जा रहा है। और तो और एक यूनिवर्सिटी वेबसाइट की हैकिंग को भी इस केस से जोड़कर देखा जा रहा है। जांच और सबूत ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू है, मानवीय पहलू। तो आखिर में चलिए इस घटना के असर और इससे हमें क्या सोचना चाहिए, इस पर बात करते हैं। हम अक्सर आंकड़ों और जांच की डिटेल्स में खो जाते हैं, लेकिन इस त्रासदी का एक बहुत गहरा, एक बहुत दर्दनाक मानवीय पहलू है। ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैसे बस कुछ ही पलों में कितने ही परिवारों के लिए सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। देखिए, ये केस अभी सुलझा नहीं है, कहानी अभी भी बन रही है और हो सकता है आने वाले दिनों में कोई नई जानकारी आए जो पूरी तस्वीर ही बदल दे। और यहीं पर यह घटना हम सबके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब कोई ऐसी संवेदनशील घटना होती है तो हम जानकारी पाने की अपनी ज़रूरत और गलत जानकारी या अफवाहों को फैलने से रोकने की अपनी जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।